हेलो एंड वेलकम बैक डियर पेरेंट्स। एनसीईआरटी समरी में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 7 ज्योग्राफी, जिसका नाम है लाइफ इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में जीवन। तो जैसे ही आप डेजर्ट सब सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ज़रूर से ऐसा आता होगा कि बहुत ज़्यादा रेत होगी, बालू सैंड होंगे और पेड़ पौधे बहुत ही कम मात्रा में होंगे। देन और आपकी बारिश काफ़ी कम होगी वहाँ पे। तो इस प्रकार की ख्याल आपके दिमाग में डेजर्ट से जुड़े हुए आएंगे, जो कि बहुत ही सामान्य सी बात है। ओके, और डेजर्ट ऐसा ही होता है जहाँ पे रेनफॉल कम हो, पेड़ पौधों की कमी हो और टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीम हो। एक्सट्रीम का मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ठंडा भी हो सकता है और बहुत ही गर्म भी हो सकता है। इसीलिए आप देखेंगे डेजर्ट टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स? एक डेजर्ट आपका होता है हॉट डेजर्ट और एक डेजर्ट आपका जो होता है वो होता है कोल्ड डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट दोनों डेजर्ट की बात हम करेंगे आज, एक एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ओके, तो अब डेजर्ट के बारे में देखिए, एक छोटी सी बात यहाँ पे लिखी गई है जिसमें साफ साफ दिख रहा है दैट इट इज़ एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स एंड हैज़ स्कार्स वेजिटेशन। मतलब बहुत ही कम यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं और टेम्परेचर बहुत ही लो और हाई होता है। ओके, इस प्रकार के होते हैं डेजर्ट। अच्छा, आइए सबसे पहले हम समझेंगे जो हॉट डेजर्ट है, जो गर्म मरुस्थल है, उसके बारे में एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि ये किस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर रखता है। तो हॉट डेजर्ट के बारे में सबसे बड़ा जो दुनिया का मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा, उसके हम माध्यम से समझेंगे। ये देखिए सहारा डेजर्ट का एक पिक्चर है। सहारा डेजर्ट क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कैसे सबसे बड़ा है इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं दैट हमारा जो इंडिया है, जो कि इतना बड़ा देश है, वर्ल्ड में सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है आवर इंडिया। ओके, आवर इंडिया इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारे जो इंडिया का जो एक एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो लगभग 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन जो सहारा डेजर्ट है उसका टोटल एरिया 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नाउ यू कैन इमेजिन दैट हमारे इंडिया का लगभग 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना, 2.5 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल सहारा डिजर्ट का है, सहारा रेगिस्तान का है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा रेगिस्तान ये है। और ये जो रेगिस्तान है ये 11 देशों से मिलता है। 11 देश से इसकी बाउंड्री टच होती है। कौन कौन से देश हैं वो? अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मारुतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सहारा। ये इतने देश हैं जिससे इसकी बाउंड्रीज लगती हैं और ये काफ़ी बड़ा है। भारत से लगभग ये 2.5 गुना बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इस हिसाब से हम देख पाते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? हॉट डेजर्ट है। ओके, सिर्फ डेजर्ट नहीं, हॉट डेजर्ट है। अच्छा, ये आप यहाँ पे सहारा जो डेजर्ट है उसकी स्थिति देख पा रहे होंगे। अब देखिए ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड में ये हिस्सा पूरा यहाँ पे सहारा डेजर्ट का हमें दिखाई देता है, जिसमें आप देखिए कई सारी कंट्री जैसे मोरक्को हो गया, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, माली, सब यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो ये सारे यहाँ पे देश हैं जो कि इस सहारा डेजर्ट से मिलते जुलते हैं। ओके, इनकी बाउंड्रीज या फिर इनका क्षेत्रफल इसी में आता है, लाई करता है। अच्छा, ये जो आज के समय में जो हम देख रहे हैं ये सहारा डेजर्ट, ये बिल्कुल ही क्या है, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम है, रोज रेनफॉल बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे बहुत ही गर्मी होती है। एक हॉट डेजर्ट है, लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा था? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। क्या ये हमेशा ऐसा था? नो, इट वॉज नॉट लाइक दिस अर्लियर। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें ऐसी फाइंडिंग्स मिली हैं जिसके माध्यम से ये साबित होता है कि पहले ये जो डेजर्ट का एरिया जो आज दिख रहा है ये बहुत ही हरा भरा हुआ करता था। कैसे? लाइक वी हैव फाउंड केव पेंटिंग्स इन सहारा डेजर्ट। जो गुफा में की गई चित्रकारियाँ होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, हम उनको ढूंढे हैं। ओके, कहाँ पे? सहारा डेजर्ट में। सहारा डेजर्ट में इस प्रकार की पेंटिंग्स मिली हैं जहाँ पर आपको ये दिखाया गया है, पेंटिंग में दिखाया गया है कि यहाँ पर क्रोकोडाइल हैं, एलिफेंट हैं, लॉयंस हैं, जिराफ हैं, ऑस्ट्रिच हैं, शिप हैं, कैटल्स हैं, गोट्स हैं, जो कि बहुत ही कॉमन एनिमल्स हैं। और देखिए इन एनिमल्स को तभी वहाँ पे ड्रॉ किया गया है जब वहाँ के रहने वाले जो लोग होंगे पहले वो देखे होंगे उन एनिमल्स को, तभी तो ड्रॉ किए होंगे ना। क्योंकि आज के समय हमारे पास साधन ऐसे ऐसे हैं कि हम एक वर्ल्ड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक बड़े आसानी से जा सकते हैं, बट उस समय ऐसा नहीं था। तो उस समय लोग कुछ ही एरिया में रहते थे। तो ऐसा जब होता था तो फिर वो
उनके एरिया में जो आसपास जो चीज़ें देखते थे उन्हीं को वो पेंटिंग्स में डाल पाते थे। ओके, अपने अलग से वो इमेजिनेशन नहीं कर पाते थे। तो ये चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब इन एनिमल्स का हमें पेंटिंग्स मिलता है सहारा में, तो फिर हम समझ जाते हैं कि ये जो एनिमल्स हैं वो उस समय रहते होंगे। अब आप जानते हैं कि जो जिन एनिमल्स की हमने बात करी, ये सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छे खासे वेजिटेशन वाले एरिया में, अच्छे खासे रेनफॉल वाले एरिया में आपको मिलते हैं। आज के समय में अगर आप देखें तो ये सारे ही एनिमल ठीक ठाक रेनफॉल और वेजिटेशन वाले एरिया में मिलते हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा लगता है दैट जैसा आज सहारा मरुस्थल दिखाई देता है, इट वॉज नॉट लाइक दिस ऑल, मतलब ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ओके, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ के क्लाइमेट की बात करते हैं। बस सेम थिंग, द क्लाइमेट राइट नाउ द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट। कैसे, क्यों इतना हॉट है? लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर इसमें डे में चला जाता है, डे के टाइम में, और जो रात का टाइम होता है उसमें लगभग 0 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेट बहुत तेज़ी से होता है। यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होता है, भले वो हीट का एब्जॉर्ब करने के बाद उसको इवेपोरेट करना हो, उसको डिस्चार्ज करना हो, या फिर अगर रेनफॉल तो बहुत कम होता है, क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर जो इसका एटमॉस्फेयर होता है वो क्लियर वेदर, मतलब क्लियर स्काई के साथ होता है। क्लियर स्काई होता है तो क्लियर स्काई जहाँ रहेगा वहाँ पे मॉइस्चर रहेगा ही नहीं, जहाँ मॉइस्चर नहीं रहेगा तो वहाँ पे बारिश होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बारिश संभावना कम होती है, दिन बहुत ही गर्म होते हैं, रातें बहुत ठंडी होती हैं। और टेम्परेचर की बात करें तो अल अजीज़िया एक डेजर्ट में यह स्थान है जो कि साउथ ऑफ त्रिपोली है लीबिया के, जहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर 1922 में रिकॉर्ड किया था, जो कि लगभग था 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या मतलब कहने का है कि अल अजीज़िया एक वर्ल्ड में एक ऐसा एक प्लेस है जहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर अभी तक रजिस्टर किया गया, जो कि है 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब बात करते हैं फ्लोरा और फौना की। फ्लोरा फौना मतलब कि आपके पेड़ पौधे और वहाँ के जानवर कैसे हैं। तो पेड़ पौधों की बात करें तो ऐसे ही पेड़ पौधे यहाँ पर उगेंगे जो कम पानी खींचते होंगे, मतलब जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है। जैसे कैक्टस कम पानी चाहिए, पाम्स कम पानी चाहिए, एक्केसिया, ये कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं, पौधे टाइप में हैं, कुछ ट्रीज टाइप में, जैसे पाम तो थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये इनको पानी बहुत कम चाहिए होता है, तो ये कम पानी में भी जिंदा रहते हैं, तो इसलिए ये सब पेड़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा आपको मिलेंगे। अच्छा, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं ओआसिस। तो ओआसिस टर्म एक ऐसा होता है जिसे क्या होता है कि मान लीजिए कि डेजर्ट है, तो डेजर्ट में कुछ कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ थोड़े से पानी निकल जाते हैं। तो पानी जहाँ निकलता है तो उसके किनारे किनारे ढेर सारे पेड़ पौधे उग जाते हैं। ओके, और फिर लोग यहाँ पे आकर रहने लगते हैं, खेती वगैरह करने लगते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्लेस को कहते हैं ओआसिस कहते हैं। तो ऐसा जो ओआसिस होता है वो सारे डेजर्ट में कई सारे मिलते हैं, जगह जगह मिलते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे ये एक जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये एक ओआसिस है, ओआसिस इन सहारा डेजर्ट। ओके, और एक बात और यहाँ पे खास है, जो साइंटिस्ट थे उनको यहाँ पर मछलियों के कंकाल मिले हैं, फिश स्केलेटन्स मिले हैं। अब देखिए स्केलेटन्स आप जो फिश हैं आपको कहाँ मिलेंगे? जाहिर सी बात है किसी ऐसे एरिया में ही मिलेंगे जहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी था, वहाँ पे ढेर सारे जो वाटर बॉडीज़ थे वहाँ पे ही फिश के स्केलेटन्स मिलेंगे ना। तो इससे भी साबित होता है दैट आज जो हमें ये रेगिस्तान दिखता है, इससे पहले ही कहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इत्यादि भी रहा होगा, और बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ पौधे जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर डेसिडियस फॉरेस्ट से आते हैं वो भी रहे होंगे, और उसके एनिमल्स भी रहे होंगे। तो इस कई सारे साक्ष्य ऐसे मिलते जाते हैं जिसके माध्यम से ये प्रूफ होता जाता है दैट सारा रेगिस्तान जो आज हमें ऐसा दिखता है ये पहले हमेशा से ऐसा नहीं था। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इसमें ये चीज़ें आई हैं। अच्छा, इतना कठिन क्लाइमेट यहाँ का है, दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है, रात में टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, और बहुत अच्छा एग्रीकल्चर नहीं होता है, रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उसके बावजूद भी लोग यहाँ रहते हैं क्योंकि ह्यूमन ऐसे हैं कि वो कहीं भी पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे जो देखिए दो खास ट्राइब जिसका मैंने नाम यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, जैसे बेद्यून हो गए और टर्गिस हो गए, इन दो ट्राइब्स का नाम आपको ध्यान रखना है, बिकॉज मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन अक्सर आ जाएगा कि आप वेद्यून्स दे देगा और आपको पूछेगा कि ये कहाँ पाया जाता है। तो सारा डेजर्ट में के पास में अगर किसी कंट्री का नाम दिया तो आप उसको बता सकते हैं कि हाँ इसमें पाया जाता है। उसी प्रकार से इसे टुवारिस भी बोलते हैं और टर्गिस भी बोलते हैं, तो दोनों ही वर्ड याद रखेंगे। तो इस प्रकार के दो जनजातियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। यहाँ पे गोड्स, शिप, कैमल, हॉर्सेस, इस प्रकार के एनिमल्स की रियरिंग की जाती है, इनका लालन पालन पोषण किया जाता है, और इनसे ढेर सारे मिल्क इत्यादि, इनसे चमड़े इत्यादि लिए जाते हैं, जिनसे कि विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई, जैसे बेल्ट बनाए जाते हैं, मैट, कारपेट्स, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। और यहाँ पे कुछ जो होती हैं आपको ऐसी जो शिप मिलती हैं, वहाँ पे उनका जो ऊल होता है ना, जो ऊन होता है उनका ऊन, वो ऊन भी इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इजिप्टियन ऊल काफ़ी फेमस है इस मामले में। ओके,
ओआसिस देखेंगे तो आप सहारा में, और जो नाइल नदी है उसकी जो वैली है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं ओआसिस, और ओआसिस के किनारे किनारे ढेर सारी पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हुए दिखाई दे देंगे। फसलों की बात करें तो राइस, वीट, बार्ले, बीन्स कुछ ऐसे फसल हैं जो यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। इजिप्टियन कॉटन्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं और ये काफ़ी गर्म होते हैं। ओके, और बात करें अगर हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो वो है ऑयल रिजर्व्स। यहाँ पे तेल का बहुत ज़्यादा भंडार मिलता है, और आप सभी जानते हैं कि जितने भी सारन कंट्रीज़ हैं या फिर जो हमारे अरब प्लेटियाओं के जो कंट्रीज़ हैं, ऑयल में काफ़ी रिच हैं। ओके, तो सेम थिंग इज़ हियर, जैसे अल्जीरिया हो गया, लीबिया, इजिप्ट हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा ये इनके पास ऑयल रिजर्व्स हैं, और ये इसके दम पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और अपने आप को लगातार ये चेंज कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम, ये कुछ मिनरल्स हैं जो यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। ओआसिस कैसे फार्म होते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये है कोई रेगिस्तान का हिस्सा ऐसे। ओके, तो ओआसिस में क्या होता है कि कलर पहले चेंज कर लेते हैं। ओके, तो ओआसिस में ये होता है कि हवा जो आती है लगातार वो क्या करती है, इस रेत के हिस्से को हटाती रहती है, उड़ा के लेके जाती है। तो उड़ा के लेके जाते तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये बहुत ही गहरा हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ही गहरा हो जाता है। और जब ये गहरा होता है तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर नीचे जो जल होता है वो जल नीचे से बाहर सरफेस पर आने लगता है। जब काफ़ी गहरे तक यहाँ से रेत हट कर दूसरी जगह चली जाती है तो यहाँ पे जो नीचे सरफेस में जो जल है अंडरग्राउंड में, वो जल ऊपर निकल कर बाहर आ जाता है। और जब बाहर आएगा तो यहाँ पे जल, ढेर सारे जल हो जाएगा, और जल होने की वजह से फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, मतलब उगना शुरू हो जाएंगे, फिर लोग भी यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। तो ओआसिस का इसी प्रकार से निर्माण होता है। ओके, ओआसिस में भी अब बहुत सारे, बहुत ज़्यादा लंबे भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। जैसे कुछ ओआसिस ऐसे हैं जो कि 13,000 किलोमीटर की एरिया में फैले हुए हैं। तो काफ़ी बड़े ओआसिस भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ओके, तो देखिए मोरक्को में एक ओआसिस है जिसका नाम है तफिलालेत। तफिलालेत जो ओआसिस है वो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, लंबा है, मतलब एरिया वाइज काफ़ी बड़ा है। तो बड़े ओआसिस भी होते हैं, तो इसको भी हमने देख लिया। आइए बात करते हैं, अब हम कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं। हमने हॉट डेजर्ट के बारे में, उसके क्लाइमेट के बारे में, फ्लोरा फाउना के बारे में पढ़ लिया, और वहाँ पे टेम्परेचर, क्लाइमेट कैसा, वो सब हमने देख लिया चीज़ों को, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट के बारे में। एक हॉट डेजर्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया है, तो कोल्ड डेजर्ट की बात करें अगर, तो देखिए इंडिया का हमने एग्जांपल लिया जिसमें लद्दाख की बात हम करेंगे। और लद्दाख जो कोल्ड डेजर्ट है ये कहाँ मिलेगा आपको, ये ग्रेट हिमालयंस में मिलेगा। और ग्रेट हिमालयंस में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में मिलेगा, ईस्ट वाले हिस्से में जम्मू कश्मीर के। और काराकोरम जो रेंज है ये इसके नॉर्थ में पड़ती है, और जास्कर रेंज इसकी जो है साउथ में पड़ती है, यानी कि काराकोरम और जास्कर के बीच में मिलता है। इंडस रिवर यहाँ से फ्लो करती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ग्लेशियर्स, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जैसे गैंगरी ग्लेशियर्स यहाँ पे मिलती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारगिल की बात करें तो देखिए कारगिल यहाँ पे स्थित एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जो कि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है, 3000 मीटर से लेके 8000 मीटर की एल्टीट्यूड पर ये मिलता है। ओके, और काराकोरम से भी हमें मिलता है कारगिल का क्षेत्र। ओके, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, लाइक एक्सट्रीम कोल्ड होता है यहाँ पे, एक्सट्रीम कोल्ड और ड्राई होता है। और यहाँ पर जो है सन, क्योंकि आप जैसे जितना ऊपर ऊंचाई पे जाएंगे, जो सन की जो किरणें हैं ना, जो सन रेज हैं, वो बिल्कुल डायरेक्ट आपको हिट करेंगी, क्योंकि वहाँ पे जो एयर होता है बहुत ही थीन होता है, बहुत ही पतला होता है। तो जो सन की जो एयर होती है डायरेक्ट वो हिट करती है, तो बहुत ही ज़्यादा चुभती है वो। ओके, तो सो द सन्स रेज कैन बी फेल्ड इंटेंसली। और टेम्परेचर जो है दिन का बहुत ही कम रहता है, जैसे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन नाइट में ये -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और विंटर के सीजन में तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। सोचिए, समर के टाइम में जो दिन का टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, और नाइट का टेम्परेचर समर के टाइम में -30 डिग्री तक चला जाता है, और विंटर के टाइम में यही टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस हैं। यहाँ पे रहना काफ़ी डिफिकल्ट है, कठिन है। ओके, और द्रास एक क्षेत्र है जो कि वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ इज़ लोकेटेड इन लद्दाख। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक ठंड प्रदेश यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो कि लद्दाख में लोकेटेड है। ओके, अच्छा, ये आपको जम्मू एंड कश्मीर का मैप दिख रहा है जिसमें कि हम लद्दाख की स्थिति को समझ पा रहे हैं। जैसे देखिए, ये आपका पूरा लद्दाख का क्षेत्र है जो कि अब इसको अलग भी कर दिया गया, एक अलग यूटी बना दिया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये लद्दाख रेंज है, ठीक है। और यहाँ पे आपको काराकोरम रेंज दिखेगी, यहाँ पे जास्कर रेंज दिखेगी, तो इनके बीच में ये मिलता है। अब बीच में आप देखेंगे जो इंडस रिवर है ये फ्लो कर रही है, जो कि श्योक क्या है, इसकी सहायक रिवर है, यानी कि ट्रिब्यूटरी रिवर है, तो ये भी यहाँ पे फ्लो कर रही है। तो इन चीज़ों को भी हमने देख लिया।
अब आइए कुछ और रेनफॉल इत्यादि की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेनफॉल काफ़ी कम होता है, क्योंकि डेजर्ट है तो डेजर्ट में रेनफॉल कम होगा, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो चाहे वो हॉट डेजर्ट हो। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है लगभग पूरे साल, और पूरे टाइम आपको जो फ्रीजिंग विंड्स यहाँ पे ब्लो करती हैं, बर्न आउट सन, हॉट सनलाइट मिलती है। इसका मतलब ये कहने का है कि यहाँ पे जो सनलाइट होती है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी ऐसे प्लेस पे बैठ रहे हैं जहाँ पे आपका जो फीट है, जो आपका पैर वाला हिस्सा है, वो छाँव में है, वो शेड में है, लेकिन जो आपका बॉडी का बाकी हिस्सा है वो कहाँ है, वो बॉडी का बाकी हिस्सा जो है धूप में है। तो आप एक ही समय पे आपके जो पैर में क्या हो जाएगा, फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, और आपके बॉडी के बाकी हिस्से में सन स्ट्रोक हो सकता है। मतलब कि एक ही समय में आप ठंड से भी परेशान रहेंगे और एक ही समय में आप गर्मी से भी परेशान हो जाएंगे, तो सूर्य की किरणों से भी परेशान हो जाएंगे। तो इस प्रकार के जो चमत्कार होते हैं वो यहाँ पे ही देखने को मिलते हैं। लद्दाख को खापा चांद भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है स्नोलैंड, मतलब बर्फ़ का धरती। ओके, तो खापा चांद इज़ द अनदर नेम गिवन टू द लद्दाख। अगर फ्लोरा फौना की बात करें तो चूँकि बहुत ही कम बारिश होती है, क्लाइमेट काफ़ी हार्श है, तो सीधी सी बात है वेजिटेशन बहुत ही कम होगा, मतलब वनस्पतियाँ बहुत ही यहाँ पे कम मिलेंगी। और छोटे छोटे आपको स्कैंटी पैसेज ऑफ ग्रास मिलेंगे, छोटे छोटे ग्रास मिलेंगे, श्रब्स ऑफ एनिमल्स मिलेंगे, और बहुत ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो कि बहुत ही हॉट क्लाइमेट में मतलब रह सकें, जैसे कि वाइल्ड शिप हो गया, याक हो गया, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स हो गए, वाइल्ड गोट्स हो गए, ये एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पे रह पाते हैं। समर के टाइम पे यहाँ पे एप्पल्स, एप्रिकॉट, वॉलनट जैसे फ्रूट्स यहाँ पे उगाए जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके, और यहाँ पे और कई सारे पक्षी इत्यादि, कई सारे बर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि स्नो कॉक हो गया, रैवन हो गया, हुपू हो गया, ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा देखने में ये मनोरम लगते हैं। चिरू की बात करें तो द चिरू और द तिब्बतन एंटीलोप इज़ एन इंडेंजर्ड स्पेसीज़, और ये जो है इंडेंजर्ड है और इसको हंट किया जाता है, इसका शिकार किया जाता है इसके वूल के लिए, वूल मतलब ऊन के लिए, जो कि सैतूस के नाम से जाना जाता है। तो क्या है, तिब्बतियन एंटीलोप या फिर चिरू नाम भी बोलते हैं इसको। तो इनको इनके ऊन के लिए बहुत ज़्यादा हंट किया जाता है, और ये इनका जो ऊन हो उसका नाम है सैतूस। तो अगर पूछा जाए सैतूस कहाँ मिलता है, तो लद्दाख क्षेत्र में मिलता है, तिब्बतियन एंटीलोप से मिलता है, चिरू से मिलता है, और ये जो ऊन होता है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है, बहुत ही हल्का होता है और बहुत ही गर्म करता है। ऊन वही अच्छी क्वालिटी का था जो जितना हल्का होगा और ज़्यादा गर्म करेगा। ओके, लोगों की बात करें तो देखिए दो टाइप के यहाँ पे रिलीजन काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, मुस्लिम्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, ये काफ़ी यहाँ पे मिलते हैं, और कई सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हो गई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। मोनेस्ट्रीज मतलब बुद्ध को रहने के लिए जो स्थान होते हैं जहाँ पर पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, ध्यान लगाते हैं, जैसे हेमिस हो गया, टेक्से हो गया, शे हो गया, लामा यूरू होगा, ये कुछ बुद्धिस्ट फेमस मोनेस्ट्रीज़ हैं। और यहाँ पे आप एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का एक चित्र यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए तिक्से मोनेस्ट्री है जो कि यहाँ पे पहाड़ों के बीच में हमें दिखाई दे रही है। अच्छा, यहाँ पे एक ट्री मिलता है जिसका नाम है विलो ट्री, इसके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ये विलो ट्री सबसे ज़्यादा अच्छे क्रिकेट के बैट बनाने के लिए फेमस है, तो विलो ट्री से सबसे अच्छे क्रिकेट के बैट बनते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दैट विच आर द ट्रीज आर बेस्ट टू मेक अ क्रिकेट बैट, देन यू मस्ट आंसर द विलो ट्री। ओके, ये चीज़ हमने देख ली। फिर अब देखिए नेशनल हाईवे की बात करें तो 1A कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर से जोजिला पास के थ्रू, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे महिलाएं काफ़ी हार्ड वर्किंग होती हैं, महिलाएं घर का भी काम संभालती हैं, बाहर का भी काम संभालती हैं, तो बहुत ही हार्ड वर्किंग होती हैं। टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे ग्लेशियर देखने के लिए, प्लस लद्दाखी लोगों के फेस्टिवल्स इत्यादि देखने के लिए बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। मनाली से अगर आपको जाना है, मनाली लेह हाईवे, देखिए मनाली से अगर आपको लेह जाना है तो आपको 4 पासेज से गुजरना पड़ेगा। कौन कौन से पासेज, रोहतांगला, बाराचला, लुंगाचला और टांगलांगला। तो ये 4 पासेज हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा अगर आपको मनाली से लेह हाईवे जाना है। तो कई बार तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से एज इट इज़ आ जाते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि मनाली से अगर ले जाना होगा तो हमें 4 पासेज से गुजरना होगा। RBLT, ओके, RBLT मतलब रोहतांग, बारालाचला और लांग लाचला के साथ साथ टैंगलांग ला। तो ये 4 पासेज ऐसे हैं जहाँ से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमने देख ली है। अब देखिए बहुत ही हार्श कंडीशन होने के बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं इतने ज़्यादा ये रहने के इच्छुक हैं, इट मीन्स कि इनके अंदर एक गजब की स्पिरिट है जिसके माध्यम से ये अपने और प्रकृति के बीच में काफ़ी अच्छा बैलेंस बनाकर रखते हैं, और काफ़ी अच्छे पीसफुल लोग यहाँ पे मिलते हैं हमें। ओके, तो इस चीज़ों को हमने देख लिया। अब आइए कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन में जो आपको एज इट इज आंसर करने हैं, क्वेश्चन में आपको बताना है टेक द करेक्ट आंसर में सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द अफ्रीका बताना है आपको।
पहले का कौन सा सही, तो आप बताएंगे नॉर्दर्न सही है, मतलब पहले का बी। तो इस प्रकार से आपको कमेंट में बताना है। सारा इज व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट, इसको बताना है किस प्रकार का है, दूसरे का कौन सा सही है। तो लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाई हुम, ये बताना है। डेजर्ट आर करेक्टराइज्ड बाई हुम, ये सब बताना आपको कमेंट बॉक्स में। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है क्लास 7th ज्योग्राफी का। अब इसके बाद हम मिलेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी में। तो इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।